जिस ढंग से रामायण में रावण की नाभि में ताकत थी, उसी ढंग से आज की राजनीति में मोदी की ताकत EWS यानी सवर्ण है। आइए हम बात करते। ये राहुल गांधी का ही पदयात्रा का देन है कि मोदी सरकार पहली बार मैदान पर आई हुई है और इतना डरी हुई है क्योंकि जनता के सामने राहुल गांधी ने जिस ढंग से अपने बातों को रखे हैं और जनता समझ गई है। सच में ही लोग खतरे में आ गया है। आज हिडेनबर्ग बोलता है तो बोलते हैं कि भारत पर आक्रमण हो रहा है, BBC बोलता है तो बोलते हैं कि भारत पर आक्रमण हो रहा है। लेकिन जब वही विदेशी ताकतें इनके पक्ष में बोलती है तो ये बोलते हैं कि विश्व में मेरा डंका बज रहा है। ये तो इसमें जो पदयात्रा करके जो अपने संदेश को दिए हैं और देश की उन निचले पैदान पर खड़े लोगों को जो संदेश दिए हैं कि भाई तुम्हारे संविधान खतरे में है, तुम्हारी बच्चे की भविष्य खतरे में है, देश खतरे में है, इसे बचा लो। सरकार इस चतुराई से EWS लाई मुस्लिमों के खिलाफ लड़ने के लिए, वह आज उनको कामयाब हो रहा है। आज उनकी सबसे बड़ी ताकत वही बनकर उभरा है, क्योंकि OBC, SC, ST इनकी चाहे जितने भी अधिकार छीन लीजिए, ये कभी सड़क पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन EWS आज एक देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, कोई एक इस समाज के करनी सेना है या और भी गौ रक्षक दल है, अनेक सी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इन ताकतों के साथ में हैं। ये क्यों नहीं आज रोड पर आ रहे हैं, क्यों नहीं सरकार के खिलाफ कर रहे हैं? क्या आज भारत खतरे में नहीं है? सत्ता में भागीदारी मिल गई, इन्हें सत्ता से अपनी मंशा पूरा हो रहा है। इसी समाज की भागीदारी 65 से 70% है, प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। उस आरक्षण को भी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में आज 4% भी लागू, 4% अगले पहले लागू था, लेकिन आज वो अभी खत्म कर दिया गया। आप देख रहे हैं झारखंड में, यहाँ की झारखंड सरकार आरक्षण को लेकर के भेजा, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। गरीब गुरबे की सरकार है, या जन के लिए जो सरकार काम कर रही है, उस सारी चीज़ों को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरा, कोई सरकारें यदि कोई चीज़ देता है तो ये उनको रेवड़ी नज़र आता है, लेकिन ये जब अपने लोगों को देते हैं वे इनको राष्ट्रवाद उसमें नज़र आता है। गरीबों के नाम पर उज्ज्वला योजना लाए, कितने लोग लाभान्वित हुए, और आज उन लोगों को उज्ज्वला योजना की गैस की सिलेंडरें छीन गई, उनको गैस भराने के दाम नहीं रहे। हमारे शूद्र समाज से आने वाले डॉक्टर अजय कुमार जो कांग्रेस के प्रभारी बने हुए हैं, उन पर लगातार हमला कराया गया त्रिपुरा में, क्योंकि ये मनुवादी ताकि देश को तोड़ने की जो साजिशें रची जा रही है। मध्य प्रदेश से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है कि मनुवादी व्यवस्थाएं भारत में लागू किया जाए। ये लोग चाहते हैं कि शूद्र समाज, OBC, SC, ST जो भी है या अल्पसंख्यक, इन पर राज कैसे किया जाए, ये इनकी प्लानिंग। मोदी और अमित शाह किसी भी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता है। रोका कौन तो है, तो रोक कौन रहा है? क्या चुनाव जीत कर आते हैं तो ये तो जान लीजिए कि भाई मनुवादी आवे या नहीं आवे, लेकिन लोकतंत्र को जरूर ही ये समाप्त कर देंगे। कांग्रेस की कितनी जगहों पर सभी अपनी कर्जालय है, लेकिन ये कौन सा छड़ी है इनकी भारत के 560 जिलों में अपनी खुल गया और सारे कर्जालय ऐसी युक्त कर्जालय। आखिर ये धन आया कहाँ से, किसने इन्हें चंदा दिया? पहली बार सरकार को कटघरा में खड़ा करने के चीफ जस्टिस ने हिम्मत किया है, तो वह चंद्रचूड़ साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। कम से कम उन्होंने कहा कि मैं कोई बंद लिफाफा में आपकी अडानी प्रकरण की मामला नहीं लूंगा, जो भी होगा सामने पटल पर रखिए और सामने जो होगा सारी जनता के सामने इसकी सुनवाई की जाए। जितने भी यहाँ के भगोरे भागे हैं उसी ढंग से ये अडानी भी भारत वापस लौटेगा। छत्तीसगढ़ में ED के द्वारा जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो छापे विपक्षियों को कमजोर करने का एक षड्यंत्र का हिस्सा है। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए आजाद जी, आज जो वर्तमान सरकार है उनका एक ही मकसद है कि विपक्ष की जो भी सरकारें हैं, चाहे ममता बनर्जी की बंगाल की सरकार हो, झारखंड की हेमंत सरकार हो, या राजस्थान की गहलोत सरकार हो, या छत्तीसगढ़ का बघेल सरकार हो, इन सब पर इनका ED, CBI, इनकम टैक्स, यानी वे भाजपा को सिर्फ विपक्ष की ही सरकारों में नजर आता है, विपक्ष के ही नेताओं में नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि करीब 4000 लोगों का
ईडी लिस्ट बनाए हुए हैं। उसमें 3500 के आसपास में सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट बनाया गया है। और सीबीआई का जो लिस्ट बना है उसमें करीब 1800 से 1900 लोगों के लिस्ट है, जिसमें 1200 से 1300 लोग सिर्फ विपक्ष के नेता का ही नाम है। ये क्या दर्शा रहा है? ये इनकी मंशा ये है, इनकी चुनाव जो 24 के चुनाव ये लड़ना चाह रहे हैं वो ईडी और सीबीआई को फ्रंट पर रख करके और ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि 14 के चुनाव ये माँ गंगा ने बुलाया था, लड़े थे, और 19 का चुनाव इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा और राष्ट्रवाद में हमारे शहीदों के शहादत पर ये चुनाव लड़ करके सत्ता पर काबिज किए। लेकिन इस बार ये इनका चुनाव लड़ने का मंशा ये साफ साबित कर रहा है कि यह चाहते हैं कि विपक्ष को इतना कमजोर कर दे, इतना कमजोर कर दे, उनके प्रत्याशी को भी खड़ा होने का पैसा नहीं रह जाए उनके पास में, या प्रत्याशी कोई खड़ा होने का हिम्मत भी नहीं कर सके। ये इनकी मंशा, ये लोकतंत्र को बर्बाद कर देना चाहते हैं, या ये एक तंत्र चाइना जैसा राज लाना चाहते हैं इस देश में। माननीय चंद्रचूड़ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था अडानी को लेकर, तो उन्होंने कहा साफ में कि ना ही कोई लिफाफे में कोई मामला चलेगा और ना ही वकील साहब जो कह देंगे उसको कोर्ट आंख बंद करके विश्वास करेगा। तो आपको क्या लग रहा है, मौजूदा सरकार है उस सरकार के लिए एक झटका के समान है? ये जो अडानी प्रकरण चल रहा है, 10 लाख करोड़ रुपया कम से कम पूंजीपतियों को राइट ऑफ किया गया, इस पर इनकी ध्यान नहीं है, इस पर ये इंक्वायरी नहीं करेंगे, इस पर इंक्वायरी ये नहीं बैठाएंगे। ये 500 करोड़ रुपया का घपला छत्तीसगढ़ इनको नजर आता है, जिस पर 6 बार बघेल सरकार के यहाँ रेड मारे हैं, कांग्रेस पर रेड मारे, ये 6 बार मार चुके हैं, क्योंकि ये छठा ये रेड इनका कल से जो चल रहा है। उनका मंशा यही है कि वहाँ पर कांग्रेस की अधिवेशन होने वाला है और ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ हमें पकड़ में आ जाए जो हम 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करें। लेकिन ये भूल रहे हैं, क्योंकि जनता देख रही है कि जिस 10 लाख करोड़ रुपया की घोटाला अडानी किया है उस पर आप सदन से लेकर के किसी सभा में भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन 500 करोड़ आपको याद आ जाता है। ये जनता ये सारी चीज़ों को समझ रही है, और चंद्रचूड़ साहब ने जो इस बार अभी फैसला जो दिया है वे काबिले तारीफ फैसला है उनकी, क्योंकि ये पहली बार सरकार को कटघरा में खड़ा करने का कोई किसी चीफ जस्टिस ने अगर यदि हिम्मत किया है इस 9 साल के बीच में, तो वह चंद्रचूड़ साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। कम से कम उन्होंने कहा कि मैं कोई बंद लिफाफा में आपकी अडानी प्रकरण की मामला नहीं लूंगा, जो भी होगा सामने पटल पर रखिए और सामने जो होगा सारी जनता के सामने इसकी सुनवाई की जाएगी। और आपको एक बात और बतला देना चाहता हूँ आज़ाद जी, कि अडानी अब यहाँ भारत में हमको तो नहीं लग रहा है कि वापस आने वाला है, क्योंकि वह ऑलरेडी कुवैत या सऊदी अरबिया में कहीं ना कहीं वो अपना जगह बना चुका है वहाँ रहने के लिए, और केंद्र सरकार उसको मौका दिया भागने के लिए, और वह भी वैसा ही होगा जैसे मेहुल चौकसी और अन्य जितने भी यहाँ के भगोरे भागे हैं, उसी ढंग से ये अडानी भी, हमें तो नहीं लगता है कि उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई होगी और वह भारत वापस लौटेगा, क्योंकि अडानी को मालूम हो चुका है कि भले सरकार हमें बचा लेगी, लेकिन यहाँ की जनता से हम कैसे बचेंगे, यहाँ की कोर्ट से हम कैसे बचेंगे, ये सारे चीज़ों को वो बहुत भली भांति जान रहा है, और ये सरकार की तरफ से भी उसे पूरा सहायता मिल रहा है। इसी का ये नतीजा है कि इस पर भाजपा की कोई मंत्री कोई नेता एक शब्द भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अच्छा सर, त्रिपुरा विधानसभा में इस बार जो है कांग्रेस ने वाम दलों से इतर हटकर एक समझौता किया, जबकि वाम दल वहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में थी और अकेले लड़ती थी और कांग्रेस भी लड़ती थी। इस बार वाम दलों का कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, तो जिस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहने जाने वाले, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ बहुमत लाएंगे, और तो आप इसको किस तरह से नज़र से देखते हैं सर? देखिए, त्रिपुरा चुनाव अगले बार के चुनाव जो हुआ था उस समय कांग्रेस और वाम दल दोनों समझ लिया कि हम लोग जब तक एक जगह नहीं होंगे, हम इस फासिस्टवादी ताकतों से हम नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए इस बार के चुनाव में वे लोग एक साथ हुए, लेकिन ये मनुवादी व्यवस्थाएं, मनुवादी पार्टियों को ये भी रास नहीं आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शूद्र समाज से आने वाले डॉक्टर अजय कुमार जो कांग्रेस के प्रभारी बने हुए हैं, उन पर लगातार हमला कराया गया त्रिपुरा में, और ये सरकार उस पर कार्रवाई तक करने के लिए तैयार नहीं हुई है।
क्योंकि ये मनुवादी ताकतें देश में इतनी भयंकर रूप लेते जा रही है, देश को तोड़ने की जो साजिशें रची जा रही है। कहीं से बुलवाया जा रहा है, मध्य प्रदेश से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है ताकि मनुवादी व्यवस्थाएं भारत में लागू किया जाए। और ये लोग चाहते हैं कि शूद्र समाज, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है या अल्पसंख्यक, इन पर राज कैसे किया जाए, ये इनकी प्लानिंग चल रही है। और तत्काल मैं उन लोगों को भी एक सबक देना चाहता हूँ जो मनुवादी ताकतें इसमें आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि यह मोदी और अमित शाह किसी भी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता है, क्योंकि इन लोगों को घोषित करना होता तो इससे ज़्यादा बहुमत कभी नहीं मिल सकता इन्हें। ये चाहते तो कर सकते थे, जैसे 370 के लिए किसी से पूछने तो उनको नहीं जरूरत पड़ी थी, उसी ढंग से ये चाहते तो हिंदू राष्ट्र बना देते। इनको रोका कौन तो है, इनको रोक कौन रहा है? क्यों ये इधर से उधर ये बातें फैला रहे हैं? ये चाहते हैं कि 24 का चुनाव हम इसी ढंग से आ जाए, उसके बाद में एक ऐसी व्यवस्थाएं लाए, एक तंत्र की आज भी व्यवस्थाएं चल रही है। सारी संस्थाएं हैं वो किसी एक व्यक्ति के पॉकेट में सिमट कर चला गया है, और वो चाहते हैं कि इसी ढंग की ये पूरी व्यवस्थाएं बना दे। क्योंकि अगले एपिसोड में आपको हमने सुनाया था कि सेंट्रल विस्टा उसका एक फर्स्ट प्लानिंग था और है। अगर ये 24 का चुनाव जीत कर आते हैं तो ये तो जान लीजिए कि भाई मनुवादी आवे या नहीं आवे, लेकिन लोकतंत्र को जरूर ही ये समाप्त कर देंगे। नहीं कोई इनके आगे चुनाव लड़ने को तैयारी होगा, नहीं कोई खड़ा होगा, नहीं किसी के पास धन रहेगा ताकि चुनाव लड़ा जा सके। आप देखे होंगे कि 70 साल की ये बात बोलते हैं। 70 साल कांग्रेस की कितनी जगहों पर, 70 साल की शासन में कितनी जगहों पर उसकी अपनी कर्जालय है, लेकिन ये कौन सा इनके पास में वो जादुई छड़ी है? इनकी भारत के 560 जिलों में अपनी कर्जालय खुल गया और सारे कर्जालय एसी युक्त कर्जालय है, और कोई भी कर्जालय जो 500 करोड़ से नीचे के इनकी कोई भी कर्जालय नहीं बना है। आखिर ये धन आया कहाँ से? किसने इन्हें चंदा दिया? ये चंदा क्यों नहीं बतलाते हैं कि हमें कहाँ से चंदा प्राप्त हो रहा है? बार बार कांग्रेस इस पर सवाल कर रहा है कि आप अपना बतला दीजिए कि 9 से लेकर अभी तक आपको चंदा कितना प्राप्त हुआ, लेकिन इस पर ये बात नहीं करेंगे। अच्छा सर, एक बात बताया जाए कि अभी राहुल गांधी जी के जो भारत जोड़ो जो अभियान चला वो बहुत लंबा अरसा से, और भारत का सबसे बड़ा कोई अगर पैदल यात्रा आप उसको कह सकते हैं, जनसंपर्क का इतना बड़ा किसी ने नहीं किया। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस का इस कार्यक्रम से कितना मजबूती हुआ? देखिए आजाद जी, ये राहुल गांधी का ही पदयात्रा का देन है कि मोदी सरकार पहली बार निचले पायदान पर आई हुई है, और इतना डरी हुई है क्योंकि जनता के सामने राहुल गांधी ने जिस ढंग से अपने बातों को रखे हैं, और जनता समझ गई है कि भारत की सच में ही लोकतंत्र खतरे में आ गया है। आज विश्व में बोल रहा है कि यदि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पर मोदी और भाजपा की कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन विडम्बना है कि शासन उनके हाथ में है। विश्व बोलता है तो ये बोलते हैं कि भारत पर आक्रमण हो रहा है, हिडेनबर्ग बोलता है तो बोलते हैं कि भारत पर आक्रमण हो रहा है, BBC बोलता है तो बोलते हैं कि भारत पर आक्रमण हो रहा है। लेकिन जब वही विदेशी ताकतें इनके पक्ष में बोलती है तो ये बोलते हैं कि विश्व में मेरा डंका बज रहा है। ये दुगलापन नीति छोड़ना होगा, तो जनता इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। ये भाजपा की सरकार देश में जिस ढंग की व्यवस्थाएं बनाना चाह रही है लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, इसे हम जनता को आगाह करेंगे कि वह सही लोगों के चुनाव करे और सत्य को पहचाने। राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा करके वो अपने संदेश को दिए हैं और देश की उन निचले पायदान पर खड़े लोगों को जो संदेश दिए हैं कि भाई तुम्हारे संविधान खतरे में है, तुम्हारी बच्चे की भविष्य खतरे में है, देश खतरे में है, इसे बचा लो। अगर नहीं बचाते हो, नहीं सामने आते हो तो है। दूसरा चीज़, एक और चीज़ आपको आज़ादी मैं बतला देता हूँ कि ये भाजपा की सरकार यानी मोदी सरकार इस चतुराई से EWS लाई मुस्लिमों के खिलाफ लड़ने के लिए, वह आज उनको कामयाब हो रहा है। आज उनकी सबसे बड़ी ताकत वही बनकर उभरा है, क्योंकि OBC, SC, ST
इनके चाहे जितने भी अधिकार छीन लीजिए, ये कभी सड़क पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन EWS आज एक देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, कोई एक इस समाज के करनी सेना है या और भी गौ रक्षक दल है, अनेक सी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इन ताकतों के साथ में हैं। वे क्यों नहीं आज रोड पर आ रहे हैं, क्यों नहीं सरकार के खिलाफ कर रहे हैं? क्या आज भारत खतरे में नहीं है? क्या आज भारत की संपत्तियां नहीं लूटी जा रही है? पहले की जो भी लूट हुआ हजारों में जाता था, हजारों करोड़ में। आज जितने भी लूट हो रहे हैं लाखों करोड़ में जा रहा है, लेकिन इन्हें लूट नहीं दिखाई दे रही है कि इन्हें सत्ता में भागीदारी मिल गई, इन्हें सत्ता से अपनी मंशा पूरा हो रहा है, इनको आरक्षण मिल गया। अब ये इन्हें आरक्षण से भी कोई विवाद नहीं रह गया है। इन्हें आप देखे होंगे कि इस ढंग से OBC के आरक्षण को समाप्त किया गया, 27% OBC का आरक्षण नियुक्त किया, जबकि हमारे OBC समाज की भागीदारी 65 से 70% है देश में, लेकिन उनको 27% आरक्षण दिया गया था। उस आरक्षण को भी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में आज 4% भी लागू, 4% अगले ये चुनाव के पहले लागू था, लेकिन आज वो अभी खत्म कर दिया गया। आप देख रहे हैं झारखंड में, यहाँ की झारखंड सरकार आरक्षण को लेकर के भेजा, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, वहाँ से भी कोई जजमेंट नहीं आ रहा है। यानी ये लोग देश की जितने भी गरीब गुरबे की सरकार है या जन के लिए जो सरकार काम कर रही है, उन सारी चीज़ों को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरा कोई भी सरकारें यदि कोई चीज़ देता है तो ये उनको रेवड़ी नज़र आता है, लेकिन ये जब अपने लोगों को देते हैं वे इनको राष्ट्रवाद उसमें नज़र आता है, उसमें इनको कोई रेवड़ी नज़र नहीं आती है। यही तो इनकी नीति है। इसे ही तो जनता को समझना होगा कि ये आखिर ये कर किसके लिए रहे। आप बतलाइए, गरीबों के नाम पर उज्ज्वला योजना लाए, उज्ज्वला योजना में कितने लोग लाभान्वित हुए, और आज उन लोगों को उज्ज्वला योजना की गैस की सिलेंडरें छिन गई, उनको गैस भराने के दाम नहीं रहे। 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को ये भारत में उज्ज्वला योजना के तहत ये गैस कनेक्शन दिए, लेकिन उसके बाद में अचानक ही रेट बढ़ा करके उसे 1200 रुपया कर दिया जाता है। आज वह गरीब आदमी खाने के लिए पैसा जुटाएगा या गैस भराने के लिए, आज देखते होंगे आप टीवी अखबारों में भी बार बार आता है या सोशल मीडिया में भी तैर रहा है, तो उस उज्ज्वला योजना की गैसों को लोग काट करके फिर लकड़ी का चूल्हा बनाना तैयारी कर दिए हैं, और उसी पर फिर हमारी माँ बहनें आँख मिचते हुए बना रही है। अब मोदी जी को शर्म और लाज नहीं आ रहा है। जो माँ और बहनें उनको उस समय जब वो 10,000 को दे रहे थे ये उज्ज्वला योजना के तहत, ये स्कीम के तहत, तो उन्हें बहुत घरियालू आंसू बहाए थे, लेकिन अब उनकी आंसू शायद सूख गई है, क्योंकि अब शायद उनकी अपनी माँ नहीं रही इस दुनिया में, इसलिए अब माँओं की ये नज़रअंदाज कर रहे हैं।